Good morning students, welcome to Veena Pani online classes. This is your second video of this chapter. इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग लिथोस्फीयर तक के टॉपिक को कवर कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोगों को हाइड्रोस्फीयर से स्टार्ट करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर। हाइड्रोस्फीयर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ह्यूड्रोर मीनिंग वाटर। हाइड्रोस्फीयर जो वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के ह्यूडोर वर्ड से, जिसका मतलब होता है पानी। ऑल वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ टुगेदर फॉर्म हाइड्रोस्फीयर। और अर्थ की जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वो साथ मिलकर हाइड्रोस्फीयर को बनाती हैं। ऑल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस लाइक ice, snow, rain, etc. are also part of hydrosphere। जितने जितने भी फॉर्म होते हैं प्रेसिपिटेशन के, जैसे कि आइस हो गया, आपका स्नो हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सभी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट होते हैं। हाइड्रोस्फीयर इज एसेंशियल फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। हाइड्रोस्फीयर बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके लिए? इस प्लैनेट पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड मोस्ट ऑफ इट is in the ocean. Only a small portion appear as fresh water which is found in river, lake and groundwater। यानी कि इस अर्थ सरफेस का 70% जो पार्ट है वो वाटर से कवर किया गया हुआ है, बट 70% आप ये ड्रिंकेबल नहीं है, यानी कि इसको आप पी नहीं सकते हो। ओनली अ स्मॉल पोर्शन अपीयर एज फ्रेश वाटर। केवल एक छोटा सा ही पोर्शन इसका फ्रेश वाटर के तौर पे है, जो कि पाया जाता है रिवर्स में, लेक में और ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर यानी कि जो जमीन के नीचे का पानी होता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, द वर्ड एटमॉस्फेयर हैज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस विच मीन्स वेपर्स। एटमॉस्फेयर जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया है। इसका किस वर्ड से लिया गया है? एटमॉस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वेपर। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर एक एयर की थिन लेयर है, पतली लेयर है, जो कि अर्थ को चारों ओर से सराउंड किए हुए, घेरे हुए है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड सराउंड्स अर्थ लाइक अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। ये कई गैसेस की मिक्सचर भी है, यानी कि इसमें अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं, और ये अर्थ को ऐसे घेरे हुए हैं जैसे चारों ओर से किसी पतले हवा के कंबल ने, ब्लैंकेट ने इसको लपेटा रखा हो। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें बचाती है सोलर रेडिएशन से, यानी कि सूर्य से आने वाले रेडिएशन से, जैसे कि, और जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे भी, और स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, और सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी से भी। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चारों ओर एटमॉस्फेयर अर्थ के क्यों मौजूद है? अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि अगर अर्थ के ऊपर एयर है तो वो स्पेस में क्यों नहीं चली जाती, वो रुकी ही क्यों रहती है? वो उसका रीज़न ये है कि अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमेशा उसको अपनी तरफ खींचे रखता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर is the interacting zone of atmosphere, lithosphere and hydrosphere। बायोस्फीयर कुछ भी नया नहीं है, ये एक पतला सा जोन है जिसमें हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर आपस में इंटर रिलेट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। These three spheres extend to several thousand kilometers in the atmosphere as well as deep in the interior of the earth। It is this interacting zone that contain all life forms and is known as biosphere। A Greek word bios means life। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स या आप जितने भी लिविंग बींग्स देखते हो वो एटमॉस्फेयर में नहीं, मतलब सॉरी, बायोस्फीयर में ही मिलते हैं आपको, और किसी स्फीयर में नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको एटमॉस्फेयर की एयर भी मिल जाती है जो आपको ज़रूरी है, लिथोस्फीयर भी मिल जाता है, और हाइड्रोस्फीयर भी मिल जाता है, और लाइफ
वो केवल एक स्फीयर नहीं सपोर्ट करता, ये तीनों मिलजुल कर सपोर्ट करते हैं। तो वो नैरो जोन जिसमें तीनों ही स्फीयर आपस में मिलते हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। Biosphere has a distinct identity of its own. For all practical purposes, it is considered the fourth domain of the Earth. Its special features is that it involves all the components of total environment as a balanced system. Your next heading is elements of biosphere. हम लोग बायोस्फीयर के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। मेनली दो होते हैं, पहला है आपका प्रोड्यूसर, देन आपका कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर उससे कौन कौन से हैं इसको पढ़ते हैं डिटेल में। प्रोड्यूसर यानी कि ऑटोट्रॉप्स जैसे आप कहते हो, द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी कि प्रोड्यूसर अपने फूड को खुद प्रोड्यूस करते हैं एनवायरनमेंट की हेल्प से। एग्जाम्पल है इसका प्लांट, यानी कि आपको पता ही है प्लांट खुद का फूड बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉप्स। कंज्यूमर कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे है एनिमल्स, ह्यूमंस। द कंज्यूमर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। अब कंज्यूमर्स को जरा एक बार समझते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, ठीक है, जो दूसरों से खाना लेते हैं उनको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। और एग्जाम्पल में हम लोग ने एनिमल को भी पढ़ा है और ह्यूमन को भी पढ़ा है। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ह्यूमन तो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम लोग अपना खाना खुद पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। अगर हम लोग हर्बीवोरस की अगर बात करें, या फिर हम लोग जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो भी प्लांट को ही तो खाते हैं ना, प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट को ही तो खाते हैं। तो वो प्रोड्यूसर से ही तो अपना सामान ले रहे हैं खाने का। अगर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं या जो फ्लेश खाते हैं, ठीक है, वो दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं ना, कोई यहाँ पे खुद अपना खाना बनाता नहीं है। हाँ, हम लोग पकाते ज़रूर हैं। अब हम लोग कंज्यूमर के टाइप्स को पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर के तीन टाइप्स होते हैं, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस। कार्निवोरस जो कि टोटल नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मांस खाते हैं। हर्बीवोरस जो प्लांट ईटर होते हैं। ओमनीवोरस जो कि दोनों ही खाते हैं। Plants, animals and human beings depend on their surroundings and on each other as well. प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स को अपने सराउंडिंग पर डिपेंड करना पड़ता है और एक दूसरे पे भी डिपेंड होना पड़ता है। दीज रिलेशंस ऑफ डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। और यही रिलेशन, एक दूसरे पे निर्भर होने का जो रिलेशन होता है, वो एक इकोसिस्टम बनाता है। Your next heading is importance of natural environment and its impact. Very few people want to live in a desert and mountainous region because the environment is very harsh. बहुत ही कम लोग डेजर्ट यानी कि मरुस्थल या माउंटेनियस रीजन में या पहाड़ी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो बहुत ही कठोर होती है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, बहुत ही कठोर होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रो क्रॉप इन सच एरिया, यानी कि वहाँ पे क्रॉप उगाना यानी कि फसलें उगाना आसान नहीं होता है। सम पीपल डू नॉट ट्राई टू लिव इन सच एरिया बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट विच इज़ आइदर टू हॉट और टू कोल्ड। कुछ लोग वहाँ रहने के लिए ट्राई भी नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही हार्श होता है। हार्श का मतलब, या तो अगर वहाँ पे गर्मी पड़ रही तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठंडी पड़ रही तो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल ठंडी पड़ेगी। Moreover, means of transport are not so easily available in such hostile area. और उसके पश्चात जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो भी वहाँ पे इजली अवेलेबल नहीं होता है। दैट इज़ वाई सच एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। इस वजह से इस तरह के जितने भी एरियाज होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। ऑन द अदर हैंड, पीपल वुड लाइक टू लिव इन सच प्लेसेस वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल। और अगर हम लोग दूसरे इसके अपोजिट एरिया की बात करें, जहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी फेवरेबल होता है, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैंड काफ़ी फर्टाइल होती है, क्लाइमेट प्लीजेंट होता है और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट भी
काफ़ी ज़्यादा होते हैं. As much we should study natural environment, it has a direct bearing on our lives. Your next heading is environmental pollution. अब environmental pollution heading को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही important पॉइंट है मेरे हिसाब से इस चैप्टर में, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है ये भी पढ़ते हैं, बट हम लोग उस चीज़ को कैसे हार्म कर रहे हैं, उसको कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम लोग इसको ध्यान नहीं देते. हम लोगों की बहुत ही छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं जो कि एक बड़ा चेंज ला सकते हैं. So let us start your next heading, environmental pollution. Man has changed environment to a great extent through modern technologies for his own use and benefits. इंसान ने environment को काफ़ी ज़्यादा सीमा तक चेंज कर दिया है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, अपने यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे या अपने बेनिफिट्स के लिए. He used resources recklessly, which is turned caused great imbalance in the nature. उसने लापरवाही से इसके रिसोर्सेज को, संसाधनों को यूज़ किया है, जिससे कि एक काफ़ी ज़्यादा असंतुलन बन चुका है इन्वायरमेंट में. He increased the process of urbanization and industrialization which caused deforestation to the large extent. और उसने जो अर्बनाइजेशन या शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन या उद्योगीकरण का जो प्रोसेस होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम भी बढ़ी है. अब डिफॉरेस्टेशन कैसे इफेक्ट करता है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा. अगर हम लोग कहीं पे किसी भी एरिया पे शहरीकरण करते हैं या उद्योगीकरण करते हैं, तो हमको वहाँ पे जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उनको काटना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, तो जिससे डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम भी सामने आती है. ड्यू टू दिस several environmental pollution problems have emerged. For example, due to uneven distribution of resources, gap between the rich and poor has increased. और इसकी वजह से कई सारी समस्याएं भी और उत्पन्न होती हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो काफ़ी अनइवन तरीके से बांटे जा रहे हैं, जिससे जो एक गरीब और अमीर के बीच का गैप होता है वो बनता चला जा रहा है. ड्यू टू रेकलेस यूज ऑफ मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, द लेवल ऑफ CO2 हैज़ इंक्रीज्ड. और लापरवाही तरीके से या मिनरल फ्यूल को यूज़ करना, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इससे जो एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है. और CO2 के लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी आ रही हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के में जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका बढ़ना होता है, और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल लेवल पे धरती के जो टेम्परेचर होता है उसका बढ़ना होता है, और जिसकी वजह से साइक्लोन, फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं बहुत ही जल्दी हो रही हैं. These are nature's way of warning man to mend his way and learn to save and nurture his environment. ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट का तरीका है ये बताने को, या आदमी को, मनुष्य को वार्न करने को कि अपने जो तरीके हैं उसको सुधारिए और इन्वायरमेंट की देखभाल करना सीखिए. इफ़ ही वांट टू कंटिन्यू हिज एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ, अगर वह अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है धरती पर तब. आज के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है, और इसकी PDF आपको नेक्स्ट डे में सेंड कर दी जाएगी. और जो भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, आप व्हाट्सएप के टाइम पीरियड में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.